मयूरेश हमारे एक्सपर्ट अब हमारे साथ जुड़ेंगे फंडामेंटल राय देने के लिए, और नवनीत हमारे साथ बन चुके हैं। नवनीत, पहले आपसे जानना चाहता हूं, ये बताइए एफएनओ से क्या संकेत मिल रहे हैं, और मार्केट में अगर एक ट्रेड लेना हो निफ्टी में तो किस तरफ लेंगे आज आप? आज अगर एफएनओ के अगर संकेत देखेंगे तो काफी काफी हद तक काफी मिक्स्ड है। एफआईआईज ने बहुत हद तक एग्रेसिव पुट बाइंग चल रही है लास्ट कपल ऑफ डेज में। लास्ट मंडे से देखने को मिल रहा है कि बहुत हद तक उन्होंने नीचे के लेवल्स पे पुट बाइंग कर रहे हैं। 77 से लेके 7400 तक की हर एक स्ट्राइक्स पे ऑलमोस्ट काफी हद तक एग्रेसिव पुट बाइंग देखने को मिल रही है। सिमिलरली वॉलेटिलिटी पिकअप हो रही है। जो आप विक्स इंडेक्स देख रहे हैं, लास्ट एक वीक के अंदर में ऑलमोस्ट 24% अपसाइड देखने को मिल चुका है विक्स इंडेक्स में फ्रॉम लोअर लेवल से। तो अभी ये ट्रेंड कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। फॉर द ट्रेड अगर आज के लिए बात करेंगे तो 7550 के एक सपोर्ट लेवल निफ्टी एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है, और नीचे में 7500 पुट्स पे काफी एग्रेसिव बिल्डअप है। तो एक रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। यहाँ पे फ्रेश सेलिंग नहीं करनी चाहिए। यहाँ से एक चांस ले सकते हैं कि 7550 के एक आसपास के नियर अबाउट वहाँ पे निफ्टी लॉन्ग करें, और 7500 का एक स्टॉप लॉस रखें। एक इंट्राडे ट्रेड के लिए 7650 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो कॉन्ट्रा कॉल लेकर खरीदारी करने के मूड में है। खरीदारी का मूड थोड़ा थोड़ा बन रहा है एसजीएक्स निफ्टी में, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। थोड़ा ऊपर आने की कोशिश तो कर रहा है। बाकी एशिया को देखिए, मजबूत हो गया, लेकिन हमारे एसजीएक्स निफ्टी में वो दमखम दिख नहीं रहा है। वजह ये भी हो सकती है हम गिरे भी कम है दूसरों के मुकाबले में, तो फिर बढ़ने में भी अगर वक्त लगाएं तो गलत नहीं है। लेकिन बैंक निफ्टी, ये बताएं नवनीत, क्या वहां पर भी खरीदारी करेंगे? नहीं अनिल जी, बैंक निफ्टी में थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल नहीं ले सकते। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर एक्चुअली वीक हुआ है। बैंक निफ्टी के जो मेजर कंपोनेंट है लाइक एसबीआई, उनमें काफी एसबीआई, एक्सिस बैंक, इनके अंदर में काफी बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला है चार्ट्स में भी, एज वेल एज एफएनओ के अंदर में भी काफी हद तक शॉर्टिंग देखने को मिली है। तो बैंक निफ्टी अंटिल वो प्रीवियस लो समवेयर नियर टू 15800 के लेवल्स के नियर अबाउट वहां पे एक लेवल टच करना चाहिए। तो बैंक निफ्टी में उछाल के अंदर में बिकवाली करने की सलाह दूंगा। 16400 के एक आसपास का एक स्टॉप लॉस बना के चले अपसाइड पे पोजिशनल ट्रेड के लिए। वहां के अगर उसके ऊपर निकल जाए तो फिर ट्रेंड चेंज हो सकता है, नहीं तो अभी भी ट्रेंड वीक लोअर साइड पे है और 15800 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में ऊपर आए तो मार्केट्स में बेचना चाहिए। चलिए, उछाल में बैंक निफ्टी में बिकवाली कह रही है। मयूरेश की राय भी जानते हैं, बैंकिंग स्टॉक्स पर इस समय क्या निकल कर आ रही है। हाय मयूरेश, गुड मॉर्निंग। बताइए सबसे पहले, बैंक ही दरअसल सबसे बड़ी प्रॉब्लम एरिया है इस मार्केट में। हम देख रहे हैं चाहे वो आईसीआईसीआई बैंक हो, पीएनबी हो, एसबीआई हो, हर रोज नए 52 वीक्स लो दिखा रहे हैं। ये खरीदारी करेंगे या आपको लगता है कि अभी और नीचे जा सकते हैं? मॉर्निंग हेमंत जी, आई थिंक क्लियरली आपका एक साल के ऊपर का नजरिया, और ये बार बार कह रहे हैं, और बैंक निफ्टी ने बिल्कुल अंडर परफॉर्म किया है लास्ट फ्यू क्वार्टर्स से। तो मुझे लगता है आई थिंक अर्निंग्स रिकवरी एक बहुत शार्प हो सकती है। बी आई थिंक जो एसेट क्वालिटी को रिलेटेड कंसर्न्स है, रादर आई थिंक दे विल बी प्लेड आउट ऑन द पब्लिक सेक्टर साइड। प्राइवेट में भी आई थिंक अगर आप देखते हैं जो एक्सपोजर है कॉर्पोरेट और एसएमईज का, आईसीआईसीआई बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, येस बैंक हो, आई थिंक वहाँ पे थोड़े हमने देखा है कि जैसे क्लीनिंग अप ऑफ बैलेंस शीट्स हो रही है, द पीकिंग ऑफ एसेट क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर पॉइंट्स आई थिंक ये क्वार्टर या उसके बाद के क्वार्टर तक आई थिंक खत्म होने चाहिए। और जहाँ तक अर्निंग्स अपग्रेड्स का सवाल है, मुझे लगता है अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी शुड बी इन एक्सेस ऑफ 20-22% फॉर दीज बैंक्स एज अ होल। तो इन जनरल आई थिंक मुझे लगता है आई थिंक बहुत अच्छा मौका है, लेकिन कैसे इन्वेस्टर्स इसको अप्रोच करें। आई थिंक एक बंच ऑफ स्टॉक्स अगर ये लेते हैं प्राइवेट स्पेस में से, एक्सिस हो, आईसीआईसीआई हो, एचडीएफसी और स्प्रेड करते हैं, आई थिंक दैट्स मच बेटर स्ट्रैटेजी टू डू। और अगले 2 से 3 महीने में आई थिंक स्प्रेड करें इन टर्म्स ऑफ फ्रेश इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टर्स आई थिंक हायर लेवल्स पे है, होल्ड ऑन करें। मुझे लगता है आई थिंक FY17 के जो नंबर्स आएंगे, दैट इज आफ्टर 4 क्वार्टर्स, आई थिंक विल बी मच बेटर। इसलिए आई थिंक प्राइवेट स्पेस इज समथिंग दैट विल स्टिल कंटिन्यू टू प्रेफर। और हालांकि प्रीमियम पे ट्रेड होता है पब्लिक सेक्टर काउंटर पार्ट्स पे, आई थिंक दैट प्रीमियम जस्टिफिकेशन शुड कंटिन्यू। ओके, ये राय है इस वक्त बाजार पर मयूरेश की तरफ से। स्टॉक्स पर फोकस, नवनीत हमारे साथ है। नवनीत की लिस्ट में मैं देख रहा हूँ कुछ शॉर्ट कुछ लॉन्ग दोनों ही कॉल्स हैं। तेजी करने की राय भी है और मंदी करने की भी। पहला स्टॉक जो उन्होंने मंदी के लिए चुना है वो है ऑब्वियसली बैंक, क्योंकि बैंक निफ्टी पर उनका कॉन्फिडेंस कम है। निफ्टी भली खरीदने का मौका दे रहे हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे दिग्गज को शॉर्ट करना चाहते हैं। नवनीत बताइए इसके बारे में। लाल जी, इसका स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। पीएसयू बैंकिंग फ्रेश 52 वी लोग देखने को मिल रहा है एवरी डे। इसके इनफैक्ट बैंक ऑफ बड़ौदा एक ऐसा स्टॉक है जिसके अंदर में बहुत बड़ा चार्ट ब्रेकडाउन है 150 के नीचे। काफी हद तक काफी टाइम इसने कंसोलिडेट किया 150 से 160 की रेंज पे, इसमें काफी सपोर्ट देखने को मिला। बट वंस जब ब्रेकडाउन मिला उसके बाद में मोमेंटम एक्सेलरेट हो रहा है डाउन साइड पे। एक अभी भी इसके अंदर में शॉर्ट करने का मौका है, जिसके अंदर में 140 की रेंज पे अभी स्टॉक फ्यूचर्स 139 से 140 की रेंज पे इसको शॉर्ट करें। नीचे में 125 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है और अपसाइड पे 148 का एक स्टॉप लॉस बना के चल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रहा है शेयर पर। लेकिन
जीएम ब्रूरीज, अनिल कुछ देर पहले इस शेयर का जिक्र कर रहे थे। आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स जो हैं वो 10.5% से बढ़कर 25.6% रहे हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए करीब करीब 2.5 गुना जंप यहाँ पर देखने को मिली है। लेकिन पिछले 6 महीनों में 500% से ज़्यादा का रनअप ये शेयर दिखा चुका है। मेरे ट्रैक करते हैं आप इसे, महाराष्ट्र की एक बड़ी लिकर कंपनी है और ज़्यादातर समय जो 500% की मैं बात कर रहा हूँ उसमें सर्किट टू सर्किट में ही ये शेयर गया है। हालांकि कंपनी ठीक ठाक लगती है, डेट फ्री है, लेकिन इतनी अच्छी तेजी इसमें देखी जा चुकी है। अब क्या राय रखते हैं आप? नहीं, क्लियरली आई थिंक ट्रैक तो नहीं करता, लेकिन जितना मैंने इस कंपनी के बारे में पढ़ा है मुझे लगता है आई थिंक जो डायनामिक्स है आई थिंक कुछ ओवरनाइट चेंज नहीं हुए हैं और जो स्टॉक प्राइस की मूवमेंट आई है आई थिंक दैट इज क्वाइट ह्यूमंगस। इसलिए आई थिंक एक कंपैरेटिव हम चेक अगर लेते हैं फॉर दिस एंटायर इंडस्ट्री एज अ होल, मुझे लगता है आई थिंक रैडिको खैतान एक मच बेटर पोजीशन में प्लेस्ड है और इसका पूरा थीसिस आई थिंक अंडरलाइंग पूरे इंडस्ट्री के लिए ही होगा। आई थिंक अगर स्टेट हाइक्स आते हैं इन टर्म्स ऑफ लिकर प्राइसेस जो हम उम्मीद कर रहे हैं ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, टॉप लाइन ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ बोथ वॉल्यूम्स एज वेल एज रियलाइजेशंस आई थिंक अच्छी खासी बढ़ने की उम्मीद है। दूसरी बात आई थिंक जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है जनरली फॉर द इंडस्ट्री, अब ये की बात करें या बाय प्रोडक्ट्स की बात करें जो ये यूज करते हैं, मुझे लगता है आई थिंक द करेक्शन इन रॉ मटेरियल प्राइसेस मार्जिन एक्सपेंशन की तरफ ही संकेत दे रहा है। और तीसरी बात आई थिंक जो अर्निंग्स आएंगी सारी कंपनीज की, आई थिंक द अर्निंग्स कैन बी फार बेटर, क्योंकि अगर आप एक कंपैरेटिव चेक लेते हैं यूनाइटेड स्पिरिट्स के साथ तो आई थिंक इट इज ट्रेडिंग एट अ मच हायर वैल्यूएशन। तो अगर हम रैडिको और यूनाइटेड स्पिरिट्स को कंपेयर करें ऑन एन ईवी टू सेल पैरामीटर तो 1.3 अगेंस्ट 4.3, और मुझे लगता है यूनाइटेड स्पिरिट्स की पूरी स्ट्रैटेजी होगी ऑन गेटिंग बैक टू प्रॉफिटेबिलिटी, जिसका मतलब यही होता है कंपैरेटिव प्लेयर्स लाइक जीएम रैडिको खैतान को वॉल्यूम ग्रोथ के चांसेस बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है आई थिंक रैडिको खैतान एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कंसिडरिंग वैल्यूएशंस इज वेरी वेरी अट्रैक्टिव। ओके, तो रैडिको खैतान ज्यादा बेहतर दिखता है जीएम ब्रूरी से। देखना होगा इन नतीजों के बाद स्टॉक पर क्या रिएक्शन आज देखने को मिलता है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे। वायदा कारोबार पर भी फोकस होगा, कुछ और बेहतरीन ट्रेडिंग पिक्स है स्टॉक फ्यूचर्स की नवनीत के पास, वो भी लेंगे। और साथ ही हमारी लिस्ट में कुछ इंटरेस्टिंग सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं, मेटल्स हुए, रियल एस्टेट, ऑयल एंड गैस, बड़ा भरपूर एक्शन है। तो इन सारे सेक्टर्स में कौन से स्टॉक्स है जो अच्छा एक्शन आज दिखा सकते हैं, जहां आपके लिए मौका बन सकता है ट्रेडिंग का, इन पर बात करेंगे हमारे तीनों एक्सपर्ट से एक ब्रेक के बाद। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं इस वक्त राकेश बंसल, मयूरेश जोशी और नवनीत डागा। अब नवनीत से मैं कुछ स्टॉक्स पूछ रहा था, बैंक ऑफ बड़ौदा शॉर्ट करने की राय उन्होंने दी, लेकिन कुछ और स्टॉक्स है जहां पर उन्हें एक्शन दिख रहा है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस खरीदारी की राय है नवनीत की तरफ से। नवनीत बताइए क्यों पसंद किया आपने और क्या टारगेट्स हैं इसके लिए? देखिए अनिल जी, LIC हाउसिंग इज ऐसे वीक मार्केट में भी अप ट्रेंड में है स्टॉक अभी भी। उसमें से करेक्शन देखने को मिला है, फ्रेश 52 वीक हाई से ऑलमोस्ट 515 के लेवल से करेक्ट होकर 480 490 के रेंज पे आया है अभी। इसकी ये अब जो अप ट्रेंडिंग स्टॉक है जिसके अंदर में मोमेंटम अभी भी बहुत पॉजिटिव है, ऐसे वीकनेस के अंदर में मार्केट में चांस मिलता है तो उनके अंदर में डेफिनेटली एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। सपोर्ट लेवल है जो 480 के नियर अबाउट है, तो समवेयर नियर टू 485 से 488 की रेंज में एंट्री प्राइस मिलती है, तो उसके अंदर में एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। अपसाइड पे वापस 505 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और नीचे में 475 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के चल सकते हैं मार्केट पे। ओके, तो ये राय है L&T हाउसिंग फाइनेंस पर तेजी करने की राय एक्सपर्ट नवनीत आपको दे रहे हैं। लेकिन राकेश, मेरा सवाल आपसे सन फार्मा के ऊपर है, ये कैसा प्रदर्शन दिखा सकता है? यहाँ पर कुछ पॉजिटिव खबरें भी हैं। CLSA ने कहा है कि ये उनके बेस्ट कन्विक्शन आइडिया है इस साल के लिए। क्या यहाँ पर तेजी देखी जा सकती है? पिछली बार थोड़ी कमजोरी इसमें देखने को मिली है अलग अलग खराब खबरों की वजह से US FDA से रिलेटेड। नहीं हेमंत जी, अगर हम टेक्निकल स्ट्रक्चर देखें इसका शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म दोनों नेगेटिव हैं और स्टॉक में ऊपर की तरफ देखें तो 810 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर स्टॉक 810 के लेवल्स ऊपर में तोड़ता है तभी तेजी देखने को मिल सकती है। एल्स चार्ट नेगेटिव है, बेचने टेक्निकली ये सेल है 810 के स्टॉप लॉस के साथ और टेक्निकली ये 758 759 तक गिर सकता है। हेमंत जी, अगर फार्मा में कहीं कोई पॉजिटिव रुझान है तो वो बायोकॉन के अंदर है, जहां पर हम नीचे की तरफ देखें तो 502 रुपए के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट आता है। टेक्निकली बायोकॉन का स्ट्रक्चर फार्मा में सबसे बेस्ट टेक्निकल स्ट्रक्चर लगता है। बिल्कुल, और बायोकॉन में मैं बता दूं कल के सेशन में 2.5% के आसपास की कमजोरी थी, लेकिन ओपन इंटरेस्ट में 10% की कमी आई, 4 लाख शेयर जुड़े। तो कुछ तेजी की पोजीशंस जरूर कम होती हुई दिखी है, लेकिन हाँ उतनी मंदी की पोजीशंस नहीं बनी और शायद यही वजह की
राकेश पसंद कर रहे हैं बायोकॉन को खरीदारी के लिए आज से। एक ऑप्शंस की रणनीति लेना चाहता हूं, नवनीत हमारे साथ है। नवनीत, मेरे ख्याल से वेदांता इसका ऑप्शन ट्रेड करने की राय दे रहे हैं आप? देखिए अनिल जी, ओवरऑल मेटल स्ट्रक्चर काफी हद तक पिटा हुआ है और इसके अंदर में कंटिन्यूएशन मोमेंटम डाउनसाइड पे ही दिख रहा है। वेदांता के लिए यह पोजीशन इसलिए चूज की है क्योंकि स्टॉक चल रहा है 81 के लेवल्स पे और इसके अंदर में मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट आप 85 के लेवल्स पे देखेंगे, तो देखेंगे कि जो पुट राइटर्स थे वो ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं और इसके अंदर में फ्रेश अनवाइंडिंग आ सकती है। और ऊपर के साइड पे कॉल ऑप्शंस के अंदर में मैक्सिमम कॉल ऑप्शंस है जो 20 से 25 लाख के शेयर्स 90 से 95 के रेंज पे है, तो लग रहा है कि काफी हद तक अनवाइंडिंग कंटिन्यू रहेगी और नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो 80 का पुट ऑप्शंस अपन बाय करके चल सकते हैं एट अ लेवल्स ऑफ 3 से 3.20 की रेंज पे, और नीचे में एक स्टॉप लॉस बना के चले वो 1.2 लेवल्स का, और अपसाइड टारगेट इस पर्टिकुलर पुट ऑप्शंस का 6 रुपीज का रखना चाहिए। ऑलराइट, चलिए नरेश ये बताइए कि कच्चे तेल में जिस तरह से गिरावट देखने को मिल रही है, अलग अलग अब नीचे के लेवल्स बताए जा रहे हैं जो कच्चे तेल में आगे जाकर अचीव हो जाएंगे। $33-34 के आसपास ब्रेंट क्रूड ट्रेड कर रहा है। एविएशन कंपनियों को किस तरह से आप आज अप्रोच करेंगे? कल के कमजोर बाजार में भी ये कंपनियां आउट परफॉर्मेंस दिखा रही थी, हरे निशान में ट्रेड कर रही थी। क्या आज भी इस तरह का प्रदर्शन देखने को मिल सकता है, बेटर परफॉर्मेंस मार्केट्स के बनस्पत? और आपको कौन सा शेयर पसंद है इसमें से? तो जैसे मेरा स्टांस रहा है मुझे, आई थिंक एयरलाइन कंपनीज इन माय ओपिनियन शुड डू वेल ओवर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स। और प्राइमरी रीजन आई थिंक अगर हम अंडरलाइन देखें तो ETF प्राइसेस का करेक्शन, और जैसे ब्रेंट और करेक्ट हो रहा है, एक डेफिनेट डायरेक्ट कोरिलेशन आ जाता है इन टर्म्स ऑफ हाउ देयर मार्जिन्स एक्सपेंशन विल पैन आउट। दूसरी बात ये भी देखनी चाहिए जो पैसेंजर लोड फैक्टर्स हैं, आई थिंक ऑन अ कंपैरेटिव बेसिस आई थिंक दैट हैज शोन इंक्रीजिंग साइंस ऑफ पॉजिटिविटी। तीसरी बात ये भी देखनी चाहिए कि आई थिंक जो एक कॉम्पिटिटिव फेयर्स की हम बात कर रहे थे, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, दैट इज प्रॉब्ली नॉट कमिंग थ्रू। और जैसे हम देख रहे हैं कि आई थिंक द कैपेसिटी एडिशन जो हो रही है और जो डिमांड बढ़ रही है और जो डिमांड बढ़ने की एक्सपेक्टेशंस है अगले कुछ क्वार्टर्स में, I think that will itself kill the airline sector buoyant. तो in that sense itself मुझे लगता है I think इंडिको पे एक क्लियर होल्ड बनता है, अर्निंग्स काफ़ी अच्छी हो सकती है, मार्केट शेयर है, और जहाँ तक उनकी आई थिंक जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है दैट शुड कंटिन्यू एंड इन दैट इक्वल ब्रेथ मुझे लगता है आई थिंक स्पाइस जेट के भी नंबर्स आई थिंक एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स शुड बी गुड। बिल्कुल। तो सलाह यही रहेगी कि आई थिंक क्लियर होल्ड ऑन इंडिको एंड एज अ टैक्टिकल प्ले आई थिंक जेट और स्पाइस जेट कैन बी प्ले। ओके, तो ये रहा एविएशन स्टॉक्स पर। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि दुनिया भर के बड़े जाने माने एक्सपर्ट्स, हिंदुस्तान के नहीं, हिंदुस्तान के बाहर के जो बड़े एक्सपर्ट हैं, जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर नजर रखते हैं, जो चीन के डेवलपमेंट पर ज़्यादा नजर रखते हैं, वो कितनी बड़ी चिंता मान रहे हैं चीन को। चीन में क्या हो रहा है, उनके हिसाब से आगे क्या हो सकता है। मार्क मोबियस, मार्क फाबर, जॉर्ज सोरोस, ये इतने बड़े बड़े लीजेंड हैं, इतने बड़े एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय चीन पर क्या है और आगे दुनिया भर के बाजार कैसे रहेंगे, ये बताएंगे हम। एक खास लिंक होगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। सबसे बड़ी दिक्कत इस समय दुनिया भर के बाजारों को जो सता रही है वो चाइना के मार्केट से आ रही है, और दुनिया भर के बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स इसको किस तरह से देख रहे हैं। चलिए इसी पर बात करते हैं। नियति बोरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नियति, बताइए क्या कहना है दिग्गजों का? बड़ा देश, बड़ी समस्या, बड़े निवेशकों की राय बटी हुई है। बिल्कुल सही कहा आपने हेमंत। जिस तरह से मैं रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, बड़े विशेषज्ञ मानते हैं कि चीन बहुत ज़्यादा बड़ा सरदर्द नहीं है। वहीं कुछ विशेषज्ञों को लगता है कि चीन की जो मंदी है या जो समस्या है वो और ज़्यादा गहरा सकती है। फ्रैंकलिन टेम्पलेटन के मार्क मोबियस तो चिंतित ही नहीं है चीन को लेकर के, बिल्कुल भी। इनका मानना है कि चीन के फंडामेंटल्स बेहद मजबूत है, उनको बिल्कुल कोई समस्या यहाँ नज़र नहीं आ रही है। हालांकि मानते हैं कि इस साल ग्लोबल बाजारों में या दुनिया भर के बाजारों में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन आप बिल्कुल मत घबराइए क्योंकि यही उतार चढ़ाव में आपको निवेश के बेहतरीन मौके मिलने वाले हैं। दिग्गज हेज फंड मैनेजर जॉर्ज सोरोस मगर काफी ज्यादा कॉशियस है। इनको चीन की इकोनॉमी पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। कहते हैं कि इकोनॉमी इनकी कमजोर हो रही है, और ये जो बार बार चीन अपने करेंसी का डिवैल्यूएशन कर रहा है बहुत खराब संकेत है। चीन अपनी समस्या को दूसरे देशों में अब ट्रांसफर कर रहा है, और अगर ये हालात जारी रहते हैं तो दुनिया भर के बाजारों में 2008 जैसी मंदी भी देखने को मिल सकती है। वहीं मार्क फाबर जो कि ब्लूम और डूम रिपोर्ट के पब्लिशर हैं, इनको मानना है कि ग्लोबल लिक्विडिटी की कमी का कारण चीन तो है ही नहीं, सबसे बड़ी चिंता का कारण है क्रूड, और क्रूड की जो गिरती कीमतें हैं वो आगे भी ग्लोबल बाजारों पर असर अपना दिखाती रहेंगी। इनका मानना है कि अमेरिकी बाजारों में पिछले 5 साल में जिस तरह की आपने गिरावट नहीं देखी है, S&P इंडेक्स आपको वहां पे उतनी बड़ी गिरावट दिखा सकता है, लेकिन किसी का नुकसान तो किसी का फायदा
क्रूड गिरेगा तो सोना चमकेगा, इसीलिए आपको सोने में निवेश करने की सलाह दे रहे हैं और साथ में सोने में कारोबार करने वाली जो कंपनियां हैं उसमें आपको निवेश करने के मौके ढूंढने की सलाह दे रहे हैं। यानी कि सारे एक्सपर्ट्स की राय अलग अलग आती दिख रही है, लेकिन एक बात सही है कि कुछ एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि दुनिया में जो दिक्कतें हैं वो चीन से कम है, कच्चे तेल की गिरावट से ज़्यादा है, क्योंकि कच्चे तेल की गिरावट से लिक्विडिटी सिस्टम में ख़त्म हो जाएगी। लिक्विडिटी ख़त्म होगी तो फिर दिक्कत ज़्यादा है। तो ये देखना होगा इंटरेस्टिंग कि क्या कच्चे तेल में रिकवरी आती है, जिसके आसार तो दिख नहीं रहे। जॉर्ज सोरोस ये मान रहे हैं कि चीन की दिक्कतें ज़्यादा है और 2008 तक की मंदी वैसी हो सकती है। लेकिन एक बात जो साफ दिख रही है इन तीनों एक्सपर्ट से सुनकर, और मयूरेश उस पर आपसे भी राय लेना चाहता हूँ मैं फंडामेंटली। अब रीज़न कुछ भी माने, जॉर्ज सोरोस कहते हैं कि चीन की करेंसी की डिवैल्यूएशन, वहाँ की इकोनॉमी की ग्रोथ ठंडी हो रही है, इस वजह से दिक्कत है। लेकिन मार्क मोबियस, मार्क फावर ये मानते हैं कि दिक्कत चीन की नहीं है, क्रूड की वजह से है। लेकिन दिक्कत तो दोनों ही मिलाकर देखें तो दिक्कत तो है। फिर इसका मतलब क्या इन तीन बड़े दिग्गजों की राय से ये निकाला जाए कि तकलीफें ग्लोबल मार्केट की जल्दी खत्म नहीं होने वाली है? तो क्लियरली अनिल जी, आई थिंक जैसे हम डेटा देख रहे हैं और डेटा पॉइंट्स देख रहे हैं, चाइनीज डेटा पॉइंट्स कैसे आएंगे किसको भी पता नहीं है, तो आई एम नॉट श्योर इफ आई कैन एक्चुअली ओपाइन ऑन दैट। लेकिन जहां तक ग्लोबल डिमांड ग्रोथ का सवाल है और जो IMF के हम अगर एस्टिमेट्स लेते हैं तो डेफिनेटली आई थिंक देयर इज स्लो डाउन हैपनिंग। और अगर हम क्रूड की मूवमेंट ट्रैक करें तो यही दर्शाता है कि आई थिंक जो डिमांड सप्लाई के डायनामिक्स है क्लियरली फेवर में नहीं है ऑफ ग्लोबल ग्रोथ रिवाइविंग सून। इसका मतलब ये नहीं होता कि आई थिंक इंडियन इकोनॉमी प्रॉब्ली विल नॉट डू वेल, वी माइट जस्ट गेट स्वेड इंटरनेशनल मार्केट्स की तरफ से इन द नियर टू मीडियम टर्म, बट लॉन्गर टर्म के हिसाब से आई थिंक वी आर स्टिल अ डोमेस्टिक ड्रिवन इकोनॉमी। और ये एक बहुत डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कंपेयर टू द अदर इमर्जिंग इकोनॉमीज। हमारी हम कॉर्पोरेट डेट की अगर बात करते हैं विच इज टेकन ओवरसीज, आई थिंक इट इज फार लेसर देन व्हाट यू आर कंपेयरिंग विद चाइना। तो मुझे लगता है आई थिंक दोनों इकोनॉमीज को हम एक स्ट्रिक्ट कंपैरिजन चार्ट पे लगाएं तो आई थिंक इंडियन इकोनॉमी इज मोर डोमेस्टिक ड्रिवन। आई थिंक उनकी कॉर्पोरेट डेट टू GDP अगेन केस इज फार लेसर इफ यू कंपेयर इट विद द अदर इमर्जिंग प्लेयर्स। और जहां तक करेंसी का भी सवाल है तो आई थिंक वी आर फार मोर रेजिलिएंट। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है आई थिंक एक स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप अप्रोच रखते हैं इन दीज मार्केट्स, एक बहुत अच्छा विकल्प मिल सकता है ऑन एवरी करेक्शन दैट यू माइट प्रॉब्ली विटनेस विद वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू। और मुझे लगता है आई थिंक अगर आप ये होल्ड ऑन करते हैं स्टॉक्स ओवर द नेक्स्ट 1 year 1.5 year, आई थिंक आप बहुत अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। तो आई एम नॉट ओवरली perturbed मेजर करेक्शन इनटू द इक्विटी मार्केट्स। आई थिंक दिस बिकम्स एक्सीलेंट बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। ऑलराइट, चलिए इस समय आपकी स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज आती हुई, L&T की जगह रिलायंस इंडस्ट्रीज को एशिया एक्स जापान लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो में शामिल करने की बात करी है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज अंदर आएगा और L&T वहाँ से निकलेगा, ये कहना है क्रिस वुड का जो CLSA के हैं। और ये एक नेगेटिव खबर है L&T के लिए। अब हम कुछ देर पहले बता भी रहे थे कि L&T में दबाव देखने को मिल सकता है। आज जो बड़ी ऑर्डर मिला है उससे कुछ खास इम्पैक्ट पॉजिटिव साइड पर नहीं होगा। ऑर्डर छोटा सा ही है, 2450 करोड़ रुपए के आसपास का, लेकिन क्रिस वुड का ये कहना है कि वो अब L&T को बाहर कर रहे हैं इस लॉन्ग ओनली फंड से और रिलायंस इंडस्ट्रीज को शामिल कर रहे हैं। यहाँ पर एक डिस्क्लोजर भी देना चाहूँगा, CNBC आवाज़ जो चैनल आप इस समय देख रहे हैं उसका स्वामित्व और प्रबंधन दोनों ही रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज ये एक ऐसा स्टॉक है जिस पर हम राय भी लेंगे अपने एक्सपर्ट की, लेकिन ब्रेक के बाद अच्छी तेजी इस स्टॉक ने दिखाई है। बाजार को सहारा देने का काम अगर किसी एक शेयर दिग्गज ने किया है तो वो दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज ने किया है। सब पर बात ब्रेक के बाद। तैयारी भारतीय बाजारों के खुलने की प्री ओपनिंग सेशन में। पहला सौदा में आप सबका स्वागत है। 3 एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं बाजार स्टॉक सेक्टर पर राय देने के लिए, नवनीत डागा, मयूरेश जोशी और राकेश बंसल। पहले एशियाई बाजारों पर एक बार नजर डाल लें। अगर आपने अपने टीवी सेट्स बहुत देर से खोले हैं तो एशियाई बाजार दिखा दूं आपको, उसके बाद अमेरिका भी दिखाऊंगा। पहले तो SGX निफ्टी
मजबूती के संकेत दे रहा है, धीमे धीमे अच्छी मजबूती पकड़ रहा है, 35 अंक ऊपर है। जापान आधा % ऊपर है 70 अंकों की तेजी के साथ। हांगकांग में 1.25% की मजबूती हो चुकी है, 250 पॉइंट की। यहाँ पर मजबूती अब धीमे धीमे बढ़ रही है और शंघाई यानी कि चीन के बाजार जहाँ से झटके लगातार लग रहे थे, अब 1.5% मजबूत है। कल देर शाम खबर ये आई थी चीन से कि जो 7% का सर्किट फिल्टर होता है, पहले 5%, 15 मिनट बाद 2%, और अगर दोनों लग गए तो फिर दिन भर ट्रेडिंग बंद। अब ये सर्किट फिल्टर हटा दिया, जिसको बेचना है बेचे, कोई टेंशन नहीं। और इस खबर के बाद चीन के बाजार उछल गए। लेकिन एक बार आपको अमेरिका भी देखना चाहिए। ये खबर अमेरिकी बाजार खुले थे तभी आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका में जो थोड़ी कमजोरी हुई वो जबरदस्त थी। 400 अंक नीचे खुले अमेरिकी बाजार, रिकवर हुए, 150-200 रह गए और उसके बाद वापस देखिए 400 पॉइंट के आसपास जाकर डाउन नीचे बंद हुआ। अब हम रुपए पर भी नजर डालेंगे, देखेंगे कि वहां पर किस तरह की शुरुआत होती है। करेंसी मार्केट में कल हम 67 रुपए के लेवल के नजदीक पहुंचते हुए दिखे। 66.93, 66 रुपए 93 पैसे कल का लेवल था। तो अब कुल मिलाकर इन सारे संकेतों के बीच में एक बात तो तय है कि आज की ओपनिंग बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। और बता दूं, कल निफ्टी के 50 स्टॉक में से सिर्फ भारतीय एयरटेल ऐसा था जो हरे निशान में बंद हो पाया, बाकी 49 स्टॉक में लाल निशान के साथ कारोबार हुआ क्लोजिंग लेवल तक। चलिए पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आती हुई सेंसेक्स और निफ्टी पर देख लें। प्री ओपनिंग सेशन में लोग क्या करना चाहते हैं, तेजी या मंदी। 30 अंक ऊपर है सेंसेक्स, अब 70 अंक ऊपर, 125 अंक ऊपर सेंसेक्स। निफ्टी पर 35 अंकों की मजबूती, यह है शुरुआती टिक। स्टॉक्स जो एक्शन में उस पर डालिए नजर। टेक महिंद्रा 10% ऊपर, बैंक ऑफ बड़ौदा 4% ऊपर, टाटा स्टील 4% ऊपर, और ये स्टॉक थोड़े मजबूत दिख रहे हैं। कोटक 5% नीचे है और गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया 3% नीचे। एनटीपीसी में 3% का नुकसान। कल सरकारी कंपनियों के शेयर भी काफी गिरे थे, देखना होगा आज उनका हाल क्या रहता है। एसबीआई 2% ऊपर आपको नजर आएगा। मैं रुपए पर भी नजर बनाया हूं, जैसे ही पहली टिक आएगी रुपए की मैं आपके सामने रखूंगा कि करेंसी मार्केट में 67 का लेवल होल्ड हो पाता है या उसके नीचे फिसलेंगे, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल लिहाज से अहम लेवल है। लेकिन अगर आप रेंज देख रहे हैं रुपए के लिए, अहम लेवल होगा 67 रुपए 15 पैसे का, क्योंकि उसके नीचे फिसले हम रुपए पर तो फिर नई रेंज में कमजोरी बढ़ती हुई दिखेगी। तो 67.15 जब तक ना टूटे तब तक बहुत घबराने की, बहुत चिंता करने की बात नहीं। लेकिन हाँ, 67 एक बार की मुकाबला जो लेवल है वो साइकोलॉजिकल लिहाज से अहम है। लेकिन रुपए ने अच्छी शुरुआत की, मजबूत शुरुआत की है। 66.75, 66 रुपए 75 पैसे, ये है लेवल डॉलर का 1/4% की मजबूती। तो चलिए करेंसी मार्केट से थोड़ी सी राहत के, स्टेबिलिटी के संकेत आते हुए दिख रहे हैं और उसका फायदा उम्मीद करें कि भारतीय बाजार उठाए। अब आते हैं जहां पर एक्शन देने वाला है उन स्टॉक्स पर, सेक्टर्स पर। मेटल्स बहुत तेज मार पड़ी है, जबरदस्त घुसे हैं कल, उससे पहले लेकिन तेजी बड़ी बनी थी। राकेश ये बताइए, अगर कोई एक मेटल स्टॉक आपको बाउंस बैक के लिए ट्रेड करना हो, आपको लगता हो कि जो रिकवरी आए, तो जाहिर सी बात है कि मेटल में रिकवरी पहले आने के चांस भी बनते हैं, कौन सा स्टॉक हो सकता है जो आप खरीदना चाहेंगे? देखिए अनिल जी, अगर मेटल्स में कोई स्टॉक खरीदना होगा तो मैं कैश काउंटर्स में देखना चाहूंगा। और कैश काउंटर में एक स्टॉक है कल्याणी स्टील, काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है, नीचे में 160 के अराउंड एक अच्छा सपोर्ट है। और मेटल्स में कैश काउंटर्स में देखें तो सबसे बेहतरीन पैटर्न जो है वो कल्याणी स्टील का है। और अगर हम वायदा बाजार के काउंटर्स की बात करें तो एकमात्र स्टॉक जेएसडब्ल्यू स्टील, जो कि अभी भी क्लियर अप ट्रेंड के अंदर है, 1015 के अराउंड स्टॉक का सपोर्ट है। स्टॉक ने अभी तक इन सपोर्ट्स को वायलेट नहीं करा है। और अगर कहीं शॉर्ट कवरिंग रैली वायदा बाजार में अच्छी देखने को मिलेगी तो मुझे लगता है वो जेएसडब्ल्यू स्टील में देखने को मिल सकती है। 1015 के नीचे के स्टॉप लॉस लगाने चाहिए। और इस स्टॉक के अंदर अगर कोई पुल बैक बनता है तो कंजर्वेटिव टारगेट 1064 1065 का बैठता है। एंड अनिल जी, वन मोर थिंग, जिस तरीके से अभी प्री ओपनिंग सेशन के अंदर गेल 3% नीचे खुल रहा है, मुझे लगता है अगर गेल में गैप डाउन ओपनिंग होती है तो उसको यूज करना चाहिए गेल के अंदर बाइंग करने के लिए। 358.50 का स्टॉप लॉस गेल में लगाना चाहिए। टेक्निकल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है और गेल के अंदर मुझे लगता है 387 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ऑयल एंड गैस क्षेत्र पे गेल ये एक ऐसा स्टॉक है जहां तेजी आज आपको देखने को मिल सकती है। नवनीत, रिलायंस इंडस्ट्रीज अगले हफ्ते इसके नतीजे भी आने वाले हैं और हमने देखा है पिछले कुछ दिनों से ये शेयर काफी अच्छा प्रदर्शन दिखा भी रहा है। क्या राय रखते हैं आप इससे? नतीजों से पहले कोई ट्रेड लेना चाहेंगे? एफएनओ डेटा के कैसा लगता है आपको यहाँ पर?
रिलायंस इंडस्ट्रीज थाउजेंड्स के लेवल्स पे काफ़ी अच्छा होल्ड कर रहा है और इनफैक्ट रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस देखने को डेफिनेटली मिल रही है। एक लॉन्ग साइड डेफिनेटली बाय स्ट्रेट बनता है, बट बेटर इज कि अगर इसके अंदर बुल कॉल स्प्रेड टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी बनाए जहाँ पे 1040 के कॉल ऑप्शंस लॉन्ग करके चले और सामने 1080 के कॉल ऑप्शंस वो बेच के चले समवेयर नियर टू 10 रुपए के स्प्रिट्स पे, आई गेस वो बेटर स्ट्रैटेजी है, बिकॉज अपसाइड बायस रहेगा किंतु 1065 के ऊपर निकलने के बाद में ही एक क्लियर अप ट्रेंड मेजर मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो अपसाइड के लिए खेल सकते हैं जिसके अंदर में 1040 के कॉल ऑप्शंस लॉन्ग करके 1080 के कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं। ओके, ये राय इस वक्त रिलायंस के स्टॉक पर तेजी करने के लिहाज से ही आप रुझान बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। नवनीत, ऑटो स्टॉक्स यहाँ पर भी दबाव बनते हुए दिखा, खास तौर से टाटा मोटर्स चीन की खबरों के दम पर सबसे ज़्यादा गिरता है। क्या एक अच्छा शार्प रिवर्सल यानी कि निचले स्तर से एक रिकवरी की संभावना टाटा मोटर्स में दिखती है? क्या ओवरसोल्ड है, पोजीशन मंदी की जरूरत से ज़्यादा बनी हुई है? क्या टाटा मोटर्स खरीदना चाहिए? यदि हाँ तो फिर स्टॉप लॉस और टारगेट बताइए। देखिए, टाटा मोटर्स में एक रिवर्सल देखने को डेफिनेटली मिल सकता है बिकॉज सेंटिमेंट ड्रिवन है स्टॉक हो गया है अभी। काफी न्यूज फ्लो की खबरों के चलते स्टॉक में काफी मूवमेंट है। लास्ट मंडे को अपन डिस्कस कर रहे थे तो 400 के लेवल से ऑलमोस्ट 340 के लेवल्स पे ऑलमोस्ट स्टॉक मिल रहा है। अभी यहाँ पर एक रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है एक शार्प बाउंस बैक के लिए, पर बाउंस बैक नॉट मोर देन 360 टू 365 के रेंज पे आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं लगता। तो एक बाउंस बैक के लिए ट्रेड ले सकते हैं, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस बना के चल सकते हैं जहाँ पे 336 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के अभी इस रेट पे एंट्री ले सकते हैं। नरेश, अगले हफ्ते से अर्निंग सीजन शुरू हो जाएगा, इन्फोसिस के नंबर्स भी आएंगे। आईटी सेक्टर पर क्या व्यू बन रहा है? इन्फोसिस जैसे दिग्गज को नतीजों से पहले किस तरह से ट्रेड करेंगे आप? क्लियरली जैसे हम बार बार कह रहे थे Q3 Q4 सॉफ्ट रह सकते हैं और जैसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंसेस चेन्नई में हुई है, कहीं ना कहीं आई थिंक पूरे क्षेत्र पे आई थिंक थोड़ा प्रेशर आ सकता है एबिट मार्जिन्स के ऊपर। हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है आई थिंक अगर साल भर के ऊपर का नजरिया हो तो जैसे करेक्शन आ गया है स्टॉक में, इन्फोसिस एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है इन टर्म्स ऑफ द नेक्स्ट ईयर्स आउटलुक। कॉन्स्टेंट करेंसी टर्म्स में मुझे लगता है बोथ इन रुपी एंड डॉलर टर्म्स 11% की ग्रोथ आ सकती है। इनकी जो लॉन्ग टर्म विजन है $20 बिलियन की टॉप लाइन की, आई थिंक दैट इज वेरी मच पॉसिबल। जैसे क्लाइंट माइनिंग कर रहे हैं, जैसे ऑर्डर विंस मिल रहे हैं, जो कैश ऑन बुक्स है ऑलमोस्ट $5 बिलियन, मुझे लगता है आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी जो ये करेक्शन दे रहा है। रिजल्ट के बाद शायद स्टॉक और करेक्ट हो इफ इट डिसअपॉइंट्स ऑन द EBIT फ्रंट, बट आई थिंक दिस प्रेजेंट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। हमारा पॉजिटिव बायस बरकरार है स्टॉक पे विद द टारगेट ऑफ 1305। ठीक बात है, ये है इन्फोसिस का रुझान। इस बीच प्री ओपनिंग सेशन 100 पॉइंट ऊपर दिख रहा है सेंसेक्स पर और निफ्टी पर 40 अंकों पर 7600 के ऊपर नजर आ रहा है। लेकिन देख लेते हैं आज जो स्टॉक 2020 में जो मुकाबला हुआ है 7:30 बजे से 8 बजे के बीच में, एक तो हेमंत इन्होंने मैच खेला और साथ में डिम्पी थे, और आज का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग था। क्यों इंटरेस्टिंग था मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद सुनिए। फटाफट से मेरी लिस्ट में देख लीजिए, हमने सारे के सारे बल्लेबाज उतारे, यानी कि सारे के सारे खरीदारी के सौदे हैं। उसमें बैंक ऑफ इंडिया बैंकिंग काउंटर्स में अगर शॉर्ट कवरिंग आएगी तो मिड कैप सरकारी बैंक के अंदर आप देखेंगे वापस तेजी आ सकती है। MIC इलेक्ट्रॉनिक रेलवे काउंटर है, इसके नतीजे भी होंगे और सोमवार को जब बाजार वापस खुलेगा तब ये रिजल्ट अपने दिखा चुका होगा, तो रिजल्ट उम्मीद से बेहतर आने की उम्मीद है। गति के अंदर आप नजर रखें, GST को लेकर गतिविधियां जो वापस बनी है, शायद पॉजिटिव इंपैक्ट गति को जरूर आपको पड़ता हुआ दिखेगा। पेन्नार इंडस्ट्रीज के अंदर स्टील का फैक्टर भी है, शॉर्ट कवरिंग नजर आएगी तो मिड कैप स्टील से जुड़ी और साथ ही रेलवे का कंपोनेंट भी इसके साथ है, तो पेन्नार पे भी आप नजर रख सकते हैं। प्राइवेट बैंक्स के अंदर आप उतरना चाहते हैं शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से तो इंडसइंड बैंक जो कि कल भी कम टूटा था, आज शॉर्ट कवरिंग से ये हो सकता है तेज दिखाए। इसके अलावा टाटा मोटर्स का DVR, GM ब्रीवरीज के बेहतर रिजल्ट्स ये दोनों को चला सकते हैं। और अदानी एंटरप्राइजेस के अंदर चाइना फैक्टर थोड़ा कम है, अदानी एंटरप्राइज के अंदर एक पुल बैक अच्छा देखने को मिलेगा। इसके अलावा सिंटेक्स इंडस्ट्रीज जो क्रूड टूट रहा है उसका बेनिफिट इसके हाथ में आएगा, और हाई बीटा ADAG में आज रिलायंस इंफ्रा वापस पुल बैक दिखा सकता है। तो ये थे डिम्पी की टीम, और हेमंत की टीम में 10 के 10 गेंदबाज थे। हेमंत, तो आज बड़ा मुकाबला जबरदस्त होने वाला है कि या तो 10 के 10 बल्लेबाज जीतेंगे या 10 के 10 गेंदबाज जीतेंगे। बिल्कुल, और जिस तरह से चाइना वाला जो खबर आई है
मेरे सिलेक्टर्स कह रहे हैं कि देखिए ये वही है बात जैसे शुरुआत हमने करी थी, जब आपको गोली लगे तो आप बैंडेज लगा देते हैं, उससे कुछ सॉल्यूशन होता नहीं, टेम्परेरी सॉल्यूशन हो जाए लेकिन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं होने वाला। आपने गेंदबाज कौन से ज्यादा उतारे हैं? कल भी जिन गेंदबाजों को उतार के टीम जीती थी 3.5% के पॉजिटिव रिटर्न्स आए थे। कल भी हमने गेंदबाजों के तौर पर चाइना रिलेटेड स्टॉक्स ही उतारे थे और वहां पर अच्छा प्रेशर देखने को मिला था। टाटा स्टील, वेदांता जैसे शेयरों में कल दबाव देखने को मिला था और आज भी मेरे सिलेक्टर्स तो यही मान रहे हैं उछाल में बेस्ट मौका है बिकवाली करने का। अगर ये गैप अप से खुलते हैं ज्यादा पैसा मिलेगा शायद। तो हेमंत की टीम आप ऊपर देख सकते हैं, देखिए सबसे ऊपर आपकी स्क्रीन पर हेमंत की टीम चल रही है। एनसीसी लिमिटेड बेचे, एलएनटी बेचे, इस तरह के ये सारे जो टिकर पर चल रहे हैं ना ऊपर, यहाँ पर आप हेमंत की टीम देख सकते हैं। और एक बात और बता दूं, भले ही मार्केट आपको मजबूत दिख भी रहा हो, कोई भरोसा नहीं, हेमंत के गेंदबाज कभी भी अच्छे बाजार में भी कमाल कर सकते हैं। तो इन स्टॉक्स में नजर रखें। तो आज बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला होने वाला है। 3:30 बजे हम आपको अपडेट भी देंगे किस तरह के रिजल्ट्स रहते हैं। तो 2020 का अपडेट उस वक्त आप जरूर देखिएगा। ये इस वक्त टीम दोनों ही हमारे कैप्टन्स की। चलिए, प्री ओपनिंग सेशन सेटल हो चुका है और अच्छी शुरुआत के संकेत इस वक्त दिख रहे हैं। आधा % की मजबूती दिख रही है सेंसेक्स और निफ्टी में। 100 पॉइंट ऊपर खुलने की तैयारी करेगा सेंसेक्स 25,000 के नजदीक। निफ्टी 7,600 के ऊपर खुलने की संकेत दे रहा, तो थोड़ी रिलीफ रैली तो हो सकती है। अब ये टिकाऊ कितनी होगी वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि मेरा अंदाजा ये था कि अगर नीचे खुल जाता तो ज़्यादा बेहतर होता था। अब नीचे नहीं खुला, चलिए ऊपर खुल रहा है तो भी अच्छी बात है। 7,700 को पार कर जाएं तो फिर बड़ा मजा आएगा। अब दूसरे स्टॉक्स जहाँ पर मेरी नज़र है, और नवनीत आपसे राय ले लूँ मैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनी के शेयर बड़े मजबूत दिख रहे हैं। कल थोड़े से कमजोर जरूर हुए थे, लेकिन उसके बावजूद ओवरऑल यहाँ पर खरीदारी तो आ रही है निचले स्तरों से। खरीदना चाहिए क्या? OMC स्पैक में ओनली काउंटर दैट जहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है और पोजीशंस भी जिस हिसाब से दिख रही है वो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन IOC, जिसके अंदर में ओवरऑल अप ट्रेंड दिख रहा है। स्टॉक के अंदर में करेक्शन आता है बट इमीडिएट वो करेक्शन ऑब्जर्व हो जाता है, बाइंग इमर्ज हो जाती है। इसके अंदर में एक पोजिशनल बेसिस पे स्टॉक काफी अप ट्रेंड पर लग रहा है। अभी भी लग रहा है कि इसके अंदर में अपसाइड देखने को मिल सकता है। अपसाइड है वो 460 के आसपास में देखने को मिल सकता है। तो अभी भी इस लेवल्स पे अगर लेना है तो IOC इज द बेस्ट पिक OMC के अंदर में। एक 430 के नियर अबाउट एक स्टॉप लॉस बन सकता है इसका। चलिए, तो ये रहा है ऑयल कंपनियों पर निकल कर आ रही है, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेज आज क्या कह रहे हैं? कौन सी कंपनियां जिस पर वो बुलिश हैं, कौन सी कंपनियों पर बेरिश हैं? नियति हमारे साथ वापस जुड़ चुकी है। नियति, बताइए क्या कहना है ब्रोकरेज हाउसेज का? सन फार्मा सबसे पहले आज आपके रडार पे है और ब्रोकरेजेस में CLSA जो दिग्गज ब्रोकरेज हाउस फर्म है, हाई कन्विक्शन बाय लिस्ट यानी बिल्कुल कन्विंस्ड है, आपको खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। 950 तक के लक्ष्य से मौजूदा भाव से करीब 21% की तेजी दिखा सकता है। ये साल कंपनी के लिए बेहतरीन रहने वाला है क्योंकि ग्लीवेक और रैनबैक्सी के मर्जर का इसको फायदा मिलेगा। FY 17 में EPS इनको 72% ग्रोथ का अनुमान है। PVR और आइनॉक्स लीजर पे बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने बाय की रेटिंग के साथ दोनों ही पे कवरेज शुरू की है। टारगेट प्राइस PVR का ये 1050 का दे रहे हैं। मौजूदा भाव से 32% की तेजी ये दिखा सकता है और आइनॉक्स लीजर का 300 रुपए तक का ये भाव दे रहे हैं। 28% का अपसाइड पोटेंशियल इस पर भी दे रहे हैं। दोनों ही के वैल्यूएशंस बेहतरीन है। एबिटा मार्जिन्स में सुधार होगा और दोनों के नतीजे अच्छे आएंगे, मगर PVR और आइनॉक्स लीजर में PVR इनका पसंदीदा स्टॉक है। आरकॉम पर गोल्डमैन सैक्स का एक न्यूट्रल का कॉल है। कोर कारोबार अंडर प्रेशर है, लेकिन टावर कारोबार में हिस्सा बेचना और MTS के साथ जो डील है वो अहम होगी। अगर अनुमान से पहले ही अपना कर्ज घटा लेते हैं तो कंपनी के लिए काफी ज्यादा पॉजिटिव होगा। न्यूट्रल का कॉल फिलहाल ये दे रहे हैं, मगर टारगेट प्राइस इन्होंने 57 रुपए से बढ़ा करके 83 रुपए तक का कर दिया है। ओके, चलिए, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जिस पर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। रिलायंस कम्युनिकेशन और ADAG पैक के ऊपर एक राय भी लेना चाहूँगा। नवनीत, यहाँ पर पोजीशंस किस तरह की बनी हुई लग रही हैं? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला था, बस चाइना के फैक्टर ने थोड़ा सा बुल्स का जो कॉन्फिडेंस है वो डगमगा दिया है। लेकिन अब गिरावट में क्या करना चाहिए? क्या ADAG शेयरों में आप खरीदारी करने की राय दे रहे हैं या आपको लगता है अभी थोड़ा दूर रहें? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी लास्ट 2-3 दिन के प्राइस एक्शन के बाद में ऐसा लग रहा है कि एक थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होएगा, उसके बाद में ही एक अप ट्रेंड वापस चालू होएगा इन्हीं स्टॉक्स के अंदर में। तो अभी फॉर द टाइम बीइंग रिलायंस कैपिटल समवेयर नियर टू 410 के रेंज पे मिलता है तो वहाँ पे एक नज़र लगा सकते हैं। बट ओवरऑल अभी मैं इनसे अवॉइड करने के लिए सलाह दूंगा, जस्ट बिकॉज काफ़ी अप ट्रेंड के बाद में एक कंसोलिडेशन देखने को जरूर मिलेगा स्टॉक के फॉल के बाद में। तो अभी फिलहाल ओनली रिलायंस कैपिटल के अंदर में समवेयर नियर टू 410 के नियर अबाउट एक पोजीशंस बना सकते हैं। ओके, 410 के आसपास पोजीशन बनाएं, यहाँ पर ये राय है। वायदा कारोबार के बैन में आ गया है इंडिया बुल्स रियल एस्टेट
और दूसरे रियल एस्टेट शेयरों में भी अच्छी पोजीशन बनी है मंदी की। क्या कुछ रिकवरी होगी बैन में आने के बाद? यहाँ पर क्या किया जाए इन स्टॉक्स में? कोई स्टॉक है जहाँ पर ट्रेड का मौका दिख रहा है आपको? नवनीत, आपके लिए सवाल है। DLF समवेयर नियर टू 105 एक ट्रेड बनता है, पर अगेन बैन पीरियड पे आ रहा है। तो मुझे लगता है कि इनसे हाई बीटा सेक्टर्स है, रियल एस्टेट ऐसे फॉल के अंदर में बहुत ज़्यादा मार पड़ सकती है अभी भी, अगर मार्केट्स और करेक्ट होते हैं तो। मार्केट भी एक काफ़ी क्रूशियल 75-50 के एक सपोर्ट लेवल पे है। अगर यहाँ से और मंदी आती है तो डेफिनेटली हाई बीटा स्टॉक्स और फॉल देखने को मिल सकता है। तो मैं फिलहाल अवॉइड करूंगा रियल एस्टेट सेक्टर्स को भी। चलिए अवॉइड करें फिलहाल रियल एस्टेट शेयरों को। डीएलएफ और आईबुल तो बैन में आ ही गए, अब वहाँ पे ट्रेडिंग क्या करेंगे? इंट्राडे कर लें तो कर लें, बाकी तो होगा नहीं कुछ, क्योंकि बैन में आए। कल मंदी की पोजीशन काफ़ी बनी है, लेकिन पोजीशन आज थोड़ी सी बेहतर होने के सिचुएशन संकेत ये दिख रहे हैं प्री ओपनिंग सेशन से। एक बार फिर से आपको बता दूं किस तरह का रुझान है। 25,000 के बेहद करीब खुलेगा सेंसेक्स, ये संकेत आ रहे हैं। सेंचुरी मार्कर 100 पॉइंट ऊपर, 125 पॉइंट ऊपर। निफ्टी 7,600 के ऊपर खुल सकता है। 43 पॉइंट की तेजी, 0.5% की मजबूती यहां दिख रही है। लगभग इतनी मजबूती दिख रही है बैंक निफ्टी में। 16,135 के आसपास की शुरुआत बैंक निफ्टी में होती हुई दिख रही है। मिड कैप इंडेक्स 0.5% तो थोड़ा बेहतर, ज्यादा मजबूत खुलने के संकेत दे रहा है, 80 अंक ऊपर। तो ये सारे स्टॉक्स, ये सारे सेक्टर्स हैं या फिर इंडेक्स हैं जहां पर एक्शन है। अब भेल की बात कर रहे थे राकेश थोड़ी देर पहले, उन्हें लग रहा था कि अगर कमजोर खुल जाए तो भेल खरीदना चाहिए, लेकिन भेल कमजोर खुल नहीं रहा। निफ्टी में टॉप गेनर इस वक्त भेल है, 2.25% ऊपर है। गेल 1.5% मजबूत है। सन फार्मा पर CLSA की रिपोर्ट आई, ये 1.5% मजबूत दिख रहा है। तो सरकारी कंपनियों में तेजी होती दिख रही है। पावर ग्रिड, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे शेयर मजबूत खुल रहे हैं, यहाँ से सहारा आएगा। आइडिया 1% के नुकसान के साथ टॉप लीडर दिखेगा। पहली आपकी स्क्रीन पर बेहद दमदार शुरुआत, 150 अंक ऊपर सेंसेक्स, 170 अंक, 175 अंक की मजबूती अब सेंसेक्स में हो चुकी है। लगातार टिक ऊपर की आती हुई दिख रही है सेंसेक्स और निफ्टी में। निफ्टी है 45 अंक मजबूत, 7,600 के पार खुलता हुआ। 0.5% की तेजी सेंसेक्स और निफ्टी में। लेकिन मिड कैप इंडेक्स देखिए, ये भी मार चुका है सेंचुरी, 0.5% मजबूत है। और बैंक निफ्टी में भी सेंचुरी लगती हुई 100 अंकों की शानदार खरीदारी। 25,000 के पार निकल चुका है सेंसेक्स, तो एक मनोवैज्ञानिक स्तर जो है 25,000 का, उससे पार किया। आइए अब स्टॉक पर बता दूं क्या एक्शन है। सन फार्मा CLSA की रिपोर्ट के बाद 2% मजबूत, एक्सिस बैंक 2% मजबूत, रिलायंस जबरदस्त तेजी में आता दिख रहा है, जिसे कन्विक्शन लिस्ट में शामिल किया है। 2%, 1.5% मजबूत रिलायंस है। एक्सिस बैंक, यस बैंक, इंडसइंड, प्राइवेट सेक्टर बैंक मजबूत होते दिख रहे हैं। मेटल्स चमक रहे हैं, टाटा स्टील, वेदांता, हिंडाल्को 1 से 2% तक की तेजी दिखा रहे हैं। तो शानदार खरीदारी आती हुई दिख रही है। कमजोर शेयर सिर्फ 2 जिक्र करने लायक, भारतीय और आइडिया, जहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। आइए वायदा कारोबार की तरफ एक्शन बता दूं आपको। इंडिया सीमेंट 3% की मजबूती के साथ टॉप गेनर है इस वक्त। श्रीराम ट्रांसपोर्ट 2.5% मजबूत। अदानी ग्रुप के शेयर ऊपर आ रहे हैं। अदानी एंटरप्राइजेज 2.5% मजबूत है। टाटा DVR ये 2.5% मजबूत है। UPL, अदानी पावर, IDBI बैंक, NCC ट्रेडर्स के पसंदीदा इन काउंटर्स को देखिए, दमदार खरीदारी होती हुई दिख रही। तो कुल मिलाकर काफी अच्छा मूड माहौल, लेकिन सबसे बढ़िया माहौल है हेमंत मिड कैप शेयर, 1% की तेजी। मिड कैप स्टॉक में दमदार तेजी देखने को मिल रही है। सुजलॉन देखिए 3% मजबूती के साथ आज खुला है। लैंको इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे पिटे हुए काउंटर्स में 5% का उछाल आज देखने को मिल रहा है। JP एसोसिएट्स एक और ऐसा स्टॉक जो पिट रहा था, आज आप देखिए 1% का उछाल दिखा रहा है। GMR इंफ्रा जैसे शेयरों में बढ़त देखने को मिल रही है। तो कमजोर बैलेंस शीट्स वाले स्टॉक दरअसल उछल रहे हैं आज, ये देखने वाली बात है। 2% की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। HDIL जैसे शेयर, इवन जेट एयरवेज देखिए अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। इंटरग्लोब एविएशन और स्पाइसजेट पर भी नजर रखें। कच्चे तेल में जिस तरह से गिरावट देखने को मिली, उसका फायदा इस पूरे के पूरे पैक को फिर से मिलता हुआ नजर आ रहा है। और आप देखिए ADAG पैक के स्टॉक्स, रिलायंस पावर में एक अच्छी तेजी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। दूसरे स्टॉक्स पर भी नजर रखेंगे। रिलायंस कम्युनिकेशन भी देखिए 2% की मजबूती दिखा रहा है और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाता हुआ इस पूरे पैक में 2.5% के आसपास के गेंस देखने को मिल रहे हैं आज के सत्र में। तो हाई बीटा शेयरों में आज थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है। और अब डबल सेंचुरी मार दी है सेंसेक्स ने, 200 पॉइंट की तेजी के साथ यहाँ पर कामकाज हो रहा है। और एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, कल 1 बढ़ने वाले के सामने 10 गिरने वाले थे और आज 1 गिरने वाले के सामने करीब 7 बढ़ने वाले शेयर हैं। तो मूड काफ़ी बेहतर हुआ है। और कल हमने देखा था जब बाजार खुले थे 5 ही ऐसे स्टॉक्स थे जो हरे निशान में थे। आज देखिए 5 ही ऐसे शेयर हैं जो लाल निशान में है। भारतीय, आइडिया, HCL टेक, ICICI बैंक का, ये 5 स्टॉक्स हैं, इनको आप छोड़ दीजिए तो बाकी सारा का सारा बाजार आपको इस समय हरे निशान में दिखेगा। और स्टार है
सन फार्मा का शेयर, और इसी पर कॉल भी लूँगा आपसे। ये बताइए राकेश, सन फार्मा CLSA का जो रिपोर्ट आई है उसका फ़ायदा इसको साफ तौर पर मिल रहा है, और कुछ जो पॉजिटिव खबरें आई हैं 2.5% की मजबूती दिखा रहा है ये शेयर। आप कह रहे थे उछाल में बिकवाली करनी चाहिए, ये सही मौके हैं या अभी थोड़ा और बढ़ने दें इसे? नहीं हेमंत जी, अगर सन फार्मा ऊपर में 808 के लेवल्स को तोड़ के इसके ऊपर निकलता है तो डेफिनेटली चार्ट्स के ऊपर एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। एंड टेक्निकली जब भी एक ट्रेंड चेंज होता है, जब डाउन ट्रेंड से स्टॉक अप ट्रेंड के अंदर आता है, तब एक अच्छा एंट्री पॉइंट होता है। 808 के लेवल पर नजर रखनी चाहिए। अगर ये लेवल्स डिसाइसिवली टूटते हैं तब स्टॉक के अंदर डेफिनेटली बाइंग करनी चाहिए। ओके 808 इसके ऊपर निकलने लगभग उन लेवल के आसपास आ गया, तो ये क्रूशियल लेवल है। यहाँ पर देखिए थोड़ी देर इंतजार कर लें और उसके बाद डिसीजन ले। लेकिन एक स्टॉक जो आपकी स्क्रीन पर लाना जरूरी वो है एप्टेक। काफ़ी दिनों बाद इस स्टॉक में एक्शन हुआ है। एप्टेक लिमिटेड, जहाँ पर राकेश झुंझुनवाला की बड़ी हिस्सेदारी थी। इस काउंटर में देखिए BSE पर ये स्टॉक लेकर आते हैं तो वॉल्यूम एक्शन जो है वो आपको वहां पता चलेगा कि किस तरह का वॉल्यूम हुआ है। 7,43,000 शेयरों का कारोबार BSE में एक बड़े सौदे के तौर पर हुआ है और लगभग 2% हिस्सेदारी बदली है कंपनी की। तो 2% की हिस्सेदारी बदलना बड़ी हिस्सेदारी है एप्टेक के काउंटर पर। 67 रुपये 50 पैसे पर यह बड़ा सौदा होता दिखा है। तो इस वक्त दाम 70 रुपये के आसपास, ओके 5% के आसपास की तेजी इस वक्त हो चुकी है। 67 रुपये 50 पैसे पर यह ट्रेड हुआ है और भारी भरकम वॉल्यूम के साथ। एक चार्ट पर फटाफट ली जाए आपकी एप्टेक, कहीं कोई प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट के संकेत हैं, खरीदना चाहिए या फिर छोड़ दें, क्या कहेंगे राकेश? नहीं अनिल जी, बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। 65.80 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। थोड़ा सा डीप स्टॉप लॉस दिया है क्योंकि मार्केट्स में वाइड स्विंग्स देखने को मिल सकते हैं। अनिल जी, इस मंदी के अंदर भी स्टॉक ने अपने टेक्निकल स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रखा है और जिस तरीके से टेक्निकल रुझान है 74-75 एक इमीडिएट टारगेट है और जिस तरीके से प्राइस वॉल्यूम एक्शन है कोई बड़ी बात नहीं है। ऊपर के स्तर आज ही देखने को मिले, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडिडेट है ये। लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स में एक अच्छी तेजी हो रही है। स्नोमैन लॉजिस्टिक्स, पटेल इंटीग्रेटेड, गति, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। कल जिस तरह से CNBC आवाज़ ने आपको जानकारी दी थी कि सरकार कोशिश कर रही है सोनिया गांधी को मनाने के लिए कि जो संसद का सत्र शुरू होने वाला है, बजट सत्र, उसको पहले क्यों ना शुरू कर दिया जाए, और अगर इसके ऊपर सरकार मना ले जाती है तो ये लॉजिस्टिक स्टॉक्स के लिए अच्छी खबर हो सकती है, क्योंकि GST का रास्ता साफ होगा। इस तरह का बाजार अनुमान कम से कम लगाना शुरू करेगा। लेकिन कल संकेत ये भी आए थे कि जो पुरानी मांगे हैं उसके ऊपर कांग्रेस अभी भी अड़ी हुई है। लेकिन कोई ट्रेड लेना चाहेंगे क्या? गति जैसे शेयरों में लिक्विड स्टॉक है, आज मजबूती के साथ यहाँ पर खुला भी है। राकेश, कैसा लग रहा है ये शेयर आपको चार्ट पर? वैसे हमने देखा है पिछले साल का बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है ये शेयर। देखिए हेमंत जी, स्टॉक एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है और ऊपर में 170 स्टॉक का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक स्टॉक 170 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक रुझान पॉजिटिव नहीं होगा। मेरा ऐसा मानना है इन स्तरों पर गति को अवॉइड करना चाहिए। जैसे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था एप्टेक, हेमंत जी, जिस तरीके से वोलाटाइल मार्केट है, एक वाइड स्विंग्स देखने को मिल सकते हैं। बड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होके ट्रेड करना चाहिए और उन क्राइटेरिया को देखें तो एप्टेक बड़ा फुलफिल कर रहा है। और इस बीच वायदा कारोबार में जो पोजीशंस बनती दिख रही है, अरविंद लिमिटेड, ये देखिए जरा नवनीत, क्या ट्रेड बनता है? 1.5% मजबूत है। ओपन इंटरेस्ट में लगभग 2% के आसपास की बढ़त हुई है। अरविंद लिमिटेड में तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिख रही है, खरीदना चाहिए क्या? अरविंद बहुत ही अच्छे अप ट्रेंड पे है। ऐसे स्टॉक्स जो मार्केट में ओवरऑल अप ट्रेंड पे है, मार्केट में करेक्शन मिलता है, इसके अंदर में एंट्री लेनी चाहिए। अभी भी अरविंद के अंदर में ऊपर के लेवल समवेयर नियर टू 360 तक के लेवल्स देखने को मिले थे, बट आफ्टर अच्छे करेक्शन के बाद में पर एंट्री पॉइंट इसके अंदर में समवेयर नियर टू 338 से 340 के रेंज पे है। अभी 3 से 4 रुपए और गिर जाए तो वापस उसके अंदर में री एंट्री ले सकते हैं और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस नीचे में बना के चल सकते हैं, वो 332 का। टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर नजर रखिए। टाटा मोटर DVR 2.25% की मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ। टाटा स्टील आप देखिए 2% उछाल दिखा रहा है। टाटा ग्लोबल बेवरेजेस में 1.5% की तेजी देखने को मिल रही है। तो ये वो स्टॉक्स हैं जिनका चाइना से कुछ ना कुछ लेना देना था और इसलिए दबाव देखने को मिल रहा था। आज जरूर एक गैप अप ओपनिंग दिखा रहे हैं, जिस तरह से बाजार में एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। टाटा मोटर DVR, नवनीत कैसे ट्रेड करेंगे इन्हें आज आप?
वेल टाटा मोटर्स वी ऑलरेडी डिस्कस कि टाटा मोटर्स पे थोड़ा सा एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, बहुत समवेयर नियर टू 364 से 365 की रेंज पे। सो अभी भी एक एंट्री इसके अंदर में जगह है, इसके अंदर में 365 तक की रेंज पे स्टॉक के अंदर में शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है, बट नॉट बियॉन्ड दैट। सो अगर 13 से 14 रुपए के लिए अभी भी ले सकते हैं इसके अंदर में। और इंट्राडे के लेवल्स के लिए देख रहे हैं तो डे लो का स्टॉप लॉस जो 346 का स्टॉप लॉस है फ्यूचर्स के लेवल्स पे, वो बना के चल सकते हैं। मयूरेश, एक और स्टॉक जो बड़ी तेजी दिखा रहा है वो है रिलायंस इंफ्रा। 3% मजबूत हो चुका है, यहाँ पर पोजीशंस भी बनती दिख रही है, लगभग 2 लाख शेयर जुड़ गए नए पोजीशन में सुबह सुबह। इसका मतलब खरीदारी तो कर रहा है कोई। क्या राय रखते हैं आप, रिलायंस इंफ्रा पर तेजी करनी चाहिए क्या? क्लियरली अनिल, जितनी मूवमेंट आ चुकी है स्टॉक में, आई थिंक काफी कुछ एनकैप्सुलेट करता है इन टर्म्स ऑफ डीलेवरेजिंग ऑफ द बैलेंस शीट, वो सीमेंट का कारोबार हो या अदर बिजनेसेस हो, लेकिन जब उनकी जो कोर बिजनेस स्ट्रेंथ है विच इज मोर और लेस रिलेटेड विद पावर, आई थिंक वहाँ पे अभी भी दिक्कतें चल रही है। तो मुझे लगता है कि एक शार्प मूवमेंट ऑलरेडी हम देख चुके हैं काउंटर में, एंड प्रॉब्ली आई थिंक इट एनकैप्सुलेट्स अ लॉट दैट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ द प्राइस। तो मुझे लगता है अगर इंफ्रा स्ट्रोक कंस्ट्रक्शन खेलना ही है तो ईपीसी प्लेयर्स इज द बेस्ट रूट टू प्ले ओवर द नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स। जैसे ऑर्डर्स आ रहे हैं प्रॉब्ली फ्रॉम द रोड सेक्टर, My expectation is a lot of these EPC companies will gain. तो अगर मैं स्टॉक्स नेम करूँ तो MBL Infra, KNR Constructions, मुझे लगता है I think these can be better plays in the infra stroke construction space. ओके, BF Utilities, ये स्टॉक देखिए यहाँ पर 4% की तेजी हो चुकी है। समझाया जा रहा है कि शायद आज कर्नाटक हाई कोर्ट में इनके जो मामले की सुनवाई होनी है, जिस पर काफ़ी लंबे समय से उम्मीद लगाई है। हेमंत कल शायद आपकी टीम में शामिल था, कल या परसों? BF यूटिलिटी, अच्छा ओके। तो यहाँ पर आज खरीदारी 4% की हो चुकी है। ये बताएं कि आज मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में है, पता नहीं डिसीजन आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि पिछले 2-3 बार ऐसा हो चुका है कि डिसीजन होगा लेकिन वो डिसीजन हुआ नहीं। पिछली बार शामिल था और डिसीजन हुआ नहीं था एक्चुअली। राइट, डिसीजन जब नहीं होता तो डिसअपॉइंटमेंट हो जाता है। तो हमने सोचा था, सिलेक्टर्स ने रिकमेंड किया था डाल लीजिए टीम में, लेकिन हमने डाला इसलिए नहीं था। हाँ, तो यही इसीलिए चार्ट्स पर एक राय ली जाए। BF यूटिलिटीज के लिए क्या लेवल्स अहम है और क्या करना चाहिए इस स्टॉक में? राकेश, चार्ट्स देखकर बताइए। अनिल जी, काफी पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर है। 630 635 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और चार्ट्स के ऊपर स्टॉक ने इन स्तरों के ऊपर ब्रेकआउट लिया हुआ है। एंड अनिल जी, काफी ऊपर के टारगेट्स बनते हैं। अगर हम टेक्निकली देखें जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है, अगर कोई स्टॉक को बाय एंड होल्ड करता है तो 780 से लेकर 800 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। अनिल जी, एक स्टॉक को रिकमेंड करना चाहूंगा, जैसे सुजलॉन को डिस्कस कर रहे थे, 18 रुपए पर एक ओपन ऑफर है। इस तरीके से एक और स्टॉक है मैकनिले भारत, जिसमें ओपन ऑफर चल रहा है और नीचे में मुझे नहीं लगता है ये स्टॉक 91 के नीचे जाएगा जब 21 जनवरी को इसका ओपन ऑफर खत्म होगा। और टेक्निकल स्ट्रक्चर ये बताता है कि ओपन ऑफर के बाद स्टॉक में एक बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। अनिल जी, अगर कोई स्टॉक इसको 99-100 रुपीज के अराउंड स्टॉक लेता है और 91 के नीचे के स्टॉप लॉस लगाता है, मुझे लगता है मैकनिले भारत एक री रेटिंग कैंडिडेट है। एक 8-10 रुपए के रिस्क पर 185-190 के लेवल्स ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। चलिए, EMC की तरफ से एक 26% हिस्सेदारी के लिए 100 रुपए पर ओपन ऑफर इस समय खुला हुआ है। आज वो खुला है और 21 जनवरी को बंद होगा। देखना होगा ये शेयर किस तरह का रिएक्ट करता है। 100 रुपए ओपन ऑफर का भाव खुला हुआ है। BF यूटिलिटीज की अनिल ने बात करी। कल हमने देखा था कल्याणी इन्वेस्टमेंट्स में कुछ बड़े ब्लॉक्स हुए थे, एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी। आज देखते हैं वो शेयर किस तरह से ट्रेड कर रहा है। कल्याणी इन्वेस्टमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, बेहतरीन तेजी कल स्टॉक में देखने को मिलती, कमजोर बाजार में आज बहरहाल ठंडा पड़ा हुआ है ये स्टॉक। कल ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने बिकवाली की थी 1,60,000 शेयरों की 1892 रुपए में, और सामने अजिंक्य इन्वेस्टमेंट्स ने खरीदारी की थी वहां पर, लेकिन आज थोड़ा सा स्टॉक कल काफी तेजी हुई। कल बहुत अच्छी तेजी हुई थी। जब BF यूटिलिटीज चलता है, BF इन्वेस्टमेंट्स के स्टॉक में भी तेजी देखने को मिलती है। आइए एक बार देख लेते हैं ये सब बाबा कल्याणी ग्रुप की कंपनियां हैं। BF इन्वेस्टमेंट्स किस तरह से ट्रेड कर रहा है। जी हाँ, ये भी देखिए 3-3.5% की मजबूती के साथ इस समय ट्रेड कर रहा है। मेक इलेक्ट्रॉनिक्स एक और ऐसी कंपनी जिसके लिए कल बोर्ड बैठक होने वाली है शनिवार को, 4.5% मजबूती के साथ ये शेयर ट्रेड करता हुआ। इलेक्ट्रो स्टील ये एक और छोटी मझौली कंपनियां हैं जो काफ़ी मुश्किल में थी, जिनके प्रमोटर्स को टेक ओवर करने की बातें चल रही थी, वहां पर आज तेजी देखने को मिल रही है। तो कुछ छोटे मझौले पिटे हुए काउंटर्स देखिए, कैस्टेक टेक्नोलॉजीज पिटे हुए शेयर आज दरअसल चल रहे हैं। स्यूबेक्स जो कल काफ़ी दबाव दिखा रहा था, वहां पर छोटा मोटा बाउंस देखने को मिल रहा है। मैं ऐसे कई नाम गिना सकता हूं खराब क्वालिटी के जो आज काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। अनिल, आप देख सकते हैं, लेकिन
बाजार देखिए 200 पॉइंट ऊपर जाने के बाद अब थोड़ा दिक्कत हो रही है ऊपर जाने में। 25,000 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, देखना होगा 25,000 के कहीं नीचे तो नहीं फिसल जाता और 7,600 के स्तर के को होल्ड करता है या नहीं। 50 अंक की मजबूती अब भी देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसी कोई रनअवे रैली दिख नहीं रही है। बिल्कुल, तो साफ तौर पर ये माहौल है, लेकिन मिड कैप शेयरों में ज़रूर एक बात है कि एक्शन दमदार बना हुआ है अभी तक, वहाँ पर पॉजिटिव रुझान बरकरार है। आदित्य बिरला नुओ, मुझे पता है आप राय रखते हैं मयूरेश, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। 1-1.25% मजबूत है, हालांकि ये राय वैसे ट्रेडिंग के लिहाज से होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर पोजीशंस बनती हुई दिख रही है। आज सुबह सुबह 4% ओपन इंटरेस्ट में इजाफा हुआ है। आप बताएं, क्या शॉर्ट टर्म के लिए भी खरीदारी का मौका बन सकता है एबी नुओ में? शॉर्ट टर्म का तो पता नहीं अनिल जी, लेकिन आई थिंक जो इन्वेस्टर्स होल्ड कर रहे हैं नीचे स्तर पे स्टॉक को, आई थिंक बिल्कुल होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। जैसे डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस हैं और जैसे बिजनेसेस परफॉर्म कर रहे हैं, हाँ थोड़ी टेलीकॉम सेक्टर में दिक्कतें हैं स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ द स्टेक इन आइडिया, पर जनरली अगर हम बाकी सारे बिजनेसेस को भी ऐड इन करें और एक एसओटीपी वैल्यूएशन ले तो मुझे लगता है आई थिंक द स्टॉक कैन परफॉर्म रीजनली बेटर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो आई थिंक नीचे के स्तर से डेफिनेटली आई थिंक होल्ड करना चाहिए। करंट लेवल पे मुझे लगता है वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच लग रहे हैं इन टर्म्स ऑफ हाउ द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस ऑफ वेरियस सब्सिडरीज माइट परफॉर्म। तो क्लियरली होल्ड एट द करंट जंक्चर फॉर कंपनी लाइक आदित्य बिरला। ओके, टाइटन एक और ऐसा स्टॉक है जो दबाव में ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर पैन कार्ड के जो नए नियम 1 जनवरी से लागू किए गए हैं, जहाँ पर पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। कंपनी का कहना है कि उनको सालाना 500 करोड़ रुपए के आसपास का खामियाजा इस खबर की वजह से भुगतना पड़ेगा। आज थोड़ा सा दबाव के साथ एफएनओ में बल्कि सबसे ज़्यादा गिरने वाला शेयर यही है। कोल इंडिया एक और ऐसा स्टॉक है जहां पर करीब 1% की कमजोरी के साथ ट्रेड हो रहा है। बजाज ऑटो जैसे शेयरों में भी आज थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ काउंटर्स जहां पर प्रेशर भरपूर है, लेकिन अडानी पावर 3% की शानदार उछाल दिखा रहा है। ये बताइए नवनीत, कैसे ट्रेड करेंगे इसे? क्या आप शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है इस काउंटर में भी? अडानी पावर लास्ट कपल ऑफ डेज से काफी स्ट्रक्चर में अच्छा दिख रहा था। 30 के आसपास में एक बहुत अच्छा बेस बिल्ड कर लिया था। 30-31 का जो रेंज है वो एक काफी अच्छा एक सपोर्ट बन चुका है अडानी पावर के लिए। मुझे लगता है कि अपसाइड पे समवेयर इनटू 36 के लेवल ये पोजिशनल बेसिस पे ट्रेड है, वहाँ पे एक ये अटेम्प्ट कर सकता है। इसके अंदर में एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है वो 31 के लेवल्स पे हमने डिस्कस किया, वो लेवल जो सपोर्ट लेवल बन चुका है, जो पहले रेजिस्टेंस पॉइंट था मार्केट के, अब वो 31 का लेवल है, काफी सपोर्ट पॉइंट है। तो 36 तक के लेवल्स के लिए ट्रेड कर सकते हैं, पर बहुत ज्यादा तेजी की ज्यादा उम्मीद नहीं है। तो फिलहाल बहुत ज़्यादा तेजी की उम्मीद ना करें, ये राय इस वक्त आती हुई अदानी पावर के स्टॉक पर साफ तौर पर। चलिए, बाजार इस वक्त मजबूत बना हुआ है। वक्त है हमारे तीनों एक्सपर्ट से विदा लेने का। राकेश, मयूरेश और नवनीत, शुक्रिया आप तीनों का हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। 165 अंकों की तेजी सेंसेक्स में है।